हेलो स्टूडेंट, बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है भूगोल विषय का। कक्षा 8वीं के भूगोल विषय का आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर भूगोल में, जिसका नाम है सागरीय नितल की संरचना। ओके, अभी देखेंगे संरचना का मतलब क्या है। संरचना का मतलब होता है किस प्रकार से जो है उसकी रचना हुई है, किसी चीज़ का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसकी रचना कैसे की गई है, उससे बोलते हैं संरचना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सागरीय नितल मतलब सागर के अंदर, नितल मतलब अंदर की जो संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में ये पूरा पाठ है। तो जैसे कि आपको नाम से ही है कि हमें सागरीय नितल के बारे में, सागरीय संरचना के बारे में पढ़ना है कि सागर के अंदर की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको एक बात और है कि जिस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है, ओके, पूरा जो पृथ्वी है संसार की, आपको इस मैप के द्वारा आपको समझ में आएगा। जैसे कि इस मैप में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। अब इस वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं कि जितनी भी ये ब्लू कलर के दिखाई दे रही है, जितना भी आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है, हमारे जल है। ओके, ये सारे हमारे जल है। और जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, ओके, ये हमारे हैं, हमारी जो है धरती यानी पृथ्वी है। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारी जो भूमि है। ओके, और ये जो दिखाई दे रहा है वो जो है जल है। मतलब हमारे पृथ्वी का जो बोला गया है कि हमारी पृथ्वी का जो है 71% जो भाग है पृथ्वी का, वो क्या है, वो जलमग्न है। मतलब जलमग्न मतलब वो जल में जो है, जल से व्याप्त है। मतलब पृथ्वी का 71% जो भाग है वह जल में विलीन है, जलमग्न है। ओके, तो उसी प्रकार से और जो है हमारा कहा जा सकता है कि 29 कहा गया है कि 29% यानी 29% जो है खाली भूमि है जहाँ पे जल नहीं है। ओके, तो अगर आप देखेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सागरीय नितल के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, जिस प्रकार से आप भूमि की अगर आकृति देखेंगे तो जो जहाँ पे जल नहीं है, जो भूमि जो है जल से व्याप्त नहीं, जो भूमि जल जो है मग्न नहीं है, उस प्रकार के जल मग्न की जो भूमियाँ होती हैं उनकी भी आकृतियाँ अलग अलग पाई। जैसे पृथ्वी पर जो भूमि है उसमें जिस प्रकार से पर्वत, पठार, ठीक है, और जो है कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पर्वत, पठार आदि पाए जाते हैं भूमि के ऊपर, उसी प्रकार से जो है पानी के अंदर, माने सागर के अंदर की जो भूमि होती है, सागर के अंदर भी जो भूमि होती है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी, सागर के अंदर भी जो भूमि है उसके अंदर भी उसी प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती। जिस प्रकार से हम भूमि के ऊपरी सतह पर देखते हैं कि बहुत सारे पर्वत है, पठार है हमारे, ओके, मैदान है, मैदानीय क्षेत्र है, पठारीय क्षेत्र है, और क्या कहा जाता है, पर्वतीय क्षेत्र है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भूमि की संरचना हुई है, उसी प्रकार से जो है हमारे सागर के अंदर की जो तल होता है, यानी जो सागर के अंदर की जो भूमि होती है, वहाँ पर भी जो है उसी प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसलिए कहा गया है कि सागरीय नितल की संरचना किस प्रकार से। तो अगर देखेंगे तो सागरीय नितल की संरचना और भूमि के ऊपर की संरचना, जिस प्रकार से भूमि जो है एक समान समतल नहीं है, उसी प्रकार सागर के अंदर की जो भूमि है वो भी एक प्रकार से समतल नहीं है। भले ही पानी जो है एक समान जो है पूरे सागर में कहा जा सकता है कि पूरे सागर में पानी का जो स्वरूप है एक समान है, लेकिन उसके अंदर की जो भूमि है वो एक समान नहीं पाई जाती है। ओके, तो ये जो आकृति है, आपको इस आकृति के माध्यम से समझना होगा कि किस प्रकार से हमारी आकृतियाँ होती, भू आकृतियाँ हैं, और समुद्री तट से जब हम जाते तो वहाँ की आकृतियाँ किस प्रकार से होती। तो सबसे पहले ये जो आकृति है, ये जो है आपको दिखा रही है कि ये जो विभिन्न भू आकृतियाँ हैं। ओके, कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं, जैसे कि सागर के अंदर की भू आकृति और जो हमारी पृथ्वी के अंदर की
भू आकृति। आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि सागरीय नितल, जैसे मैंने आपको बोला कि जलमग्न भूमि की संरचना को जो होता है, जो जलमग्न होती है भूमि, जो भूमि जल में विलीन होती हैं, उसे ही हम कहते हैं सागरीय नितल की संरचना कहा जाता है। ओके, तो हम पता चला आपको सागरीय संरचना किसे कहा जाता है। तो जलमग्न भूमि की संरचना को, जो जल से मग्न भूमि होती है, उसे ही हम कहते हैं सागरीय नितल की संरचना। ठीक है, जैसे कि भूमि की गहराई और आकार के अनुसार जो है सागरीय नितल की संरचना का जो है आकृतियों का जो है वर्गीकरण किया गया। जैसे भूमि की जो आकृति होती है, उसकी जो गहराई होती है भूमि के अंदर की, जैसे आपको ये सब दिखाई देती, जिस प्रकार की भूमि जैसी है और उसकी भूमि का आकार कैसा है, उस भूमि की गहराई कितनी है, उसी के अनुसार जो है सागर के जो अंदर की भूमि होती है उसकी जो है, उस भूमि का जो है वर्गीकरण किया गया। जिस प्रकार से हमारी भूमि के ऊपर जो है, जो पानी जहाँ पे नहीं है, जो समतल भूमि जहाँ पे मानव रहते हैं, सब पेड़ पौधे, वहाँ पे उधर की जो भूमि है, ठीक है, मतलब आपको साफ यही है कि जो पानी से व्याप्त भूमि नहीं है वहाँ की, वो उस भूमि की बात कर रही हूँ जिसको भू भूमि कहते हैं। ठीक है, धरातल की जो भूमि होती है उसे कहा गया है। तो वो जो जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो उसको पहाड़ बोल दिया गया, थोड़ा ढलान युक्त है तो उसको क्या कहा गया, जहाँ मैदानी क्षेत्र उसको मैदानी, पठार वाला क्षेत्र जहाँ पत्थरों वाले होते पठारी क्षेत्र बोल दिया गया। उसी प्रकार से सेम हमारे जलमग्न भूमि जो होती है, सागर के अंदर की जो भूमि होती है, उसी के अनुसार जो है उसकी जो भूमि की जो आकार होती है, जो उसकी गहराई होती है, उसके अनुसार जो है सागर के अंदर की जो भूमि की जो है संरचना की गई है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले ये है हमारी कुछ आकृतियाँ। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ओके, इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, आपको यहाँ से और यहाँ तक की जो दिखाई दे रही है समुद्री तल, यहाँ तक की जो आकृति है, ये क्या है, भूमि आकृति है, मतलब भू आकृति। ओके, तो ये जो भू आकृति है वो किस प्रकार से, आपको विभिन्न भू आकृति है, तो ये किस प्रकार की, कौन सी भू आकृति, जहाँ पे मनुष्य रहता है। तो ये जो भू आकृति है आप देखेंगे तो ये पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, इसे हम कहेंगे पर्वतीय भू। ठीक है, इसे कहेंगे पर्वतीय भू क्षेत्र। ओके, उसके बाद ये जो भू है इसको कहते हैं हम पठार। ओके, अब उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं इसे कहते हैं तटीय क्षेत्र। क्या कहेंगे इसे, तटीय क्षेत्र। ओके, अब उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको बोला, समुद्रीय सतह। ठीक है, समुद्री तल बोल लो या समुद्रीय सतह बोल दो, जहाँ से समुद्र की सतह स्टार्ट होती है उसे समुद्री तल या समुद्री सतह कहते हैं। ओके, अब उसके बाद समुद्री सतह से जो तटीय क्षेत्र से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। इसे क्या कहेंगे, ये जो हमारा क्षेत्र जहाँ से कहा जाता है मग्न, जहाँ पे पानी का जो है, जहाँ से पानी सागर का जो सागरी क्षेत्र का निर्माण होता है उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, ये क्या है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट। ओके, ये हमारा महाद्वीपीय मग्न तट। अब उसके बाद आता है जिसका ये जो आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे ज़्यादा कहा जाता है खाई पाई गई, मतलब इस प्रकार से इसे कहेंगे ढलान। क्योंकि आप देखेंगे जो महाद्वीपीय जो मग्न तट है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो इस प्रकार से इसमें ढलान पाई गई है, इसलिए इसे कहेंगे महाद्वीपीय ढाल। क्या कहें, इसे कहते हैं हम महाद्वीपीय ढाल। ये हो गया हमारा क्योंकि यहाँ से देखेंगे जहाँ से समुद्री तल स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे देखेंगे तो ये ढाल से ढाल युक्त है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये वाला जो ढाल है यहाँ से फिर देखिए यहाँ पे कुछ भूमि जो आपको समतल दिखाई दे रही है, जो समतल भूमि जिस प्रकार से जो दिखाई दे रही, इसे कहेंगे सागरीय पठार। जिस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा था पठार, उसी प्रकार से इसे हम कहेंगे सागरीय पठार। ओके,
सागरीय पठार। ओके, इसे हम कहेंगे सागरीय पठार। अब थोड़ा ही ऊपर जाएंगे। ओके, अब जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसे कहेंगे द्वीप। मतलब ये द्वीप इसे क्यों कहा आपको मालूम है ना, समुद्र के अंदर बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, है ना। तो उस क्योंकि इसे द्वीप इसलिए कहा जाए क्योंकि ये पानी की सतह से जो हमारा सागरीय जो हमारी महाद्वीपीय होता है, जो हमारे द्वीप होते हैं जहाँ पे जो सागरीय जलमग्न भूमि होती है, जो जलमग्न भूमि होती है, उसके ऊपर जो होता है ये क्योंकि ये पानी के अंदर की जो भूमि है वो जो होता है सागर की जो पानी की सतह होती है ये उससे ऊंचा उठा होने के कारण जो होता है इसे कहा गया है द्वीप। ओके, इसे द्वीप कहते हैं क्योंकि ये पानी इसके जो चारों तरफ आपको जल ही जल दिखाई देता है और ये जो होता है जलमग्न भूमि का जो है अंतर्गत आती है। भले ही ये सागरीय सतह के ऊपर मतलब इसकी जो पानी इसकी जो ये जो भूमि जो कहाँ पे उठा होता है सागर के जो पानी की जो सतह होती है उसके जो है ऊपर इसका उठाव रहता है, इसलिए जो होता है आपको बहुत सारे देखेंगे कि आपको जो है भूमि जो है दिखाई देती है द्वीप। ओके, तो अब उसके बाद आगे आते हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे आएंगे ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, हाँ, इसे कहते हैं सागरीय खाई। अभी खाई का क्यों कहा गई है क्योंकि पानी जिस प्रकार से आप देखते हैं भूमि के ऊपर जो भूपटल होते हैं उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो आपको है बहुत सारी खाइयाँ दिखाई देती है। जैसे पर्वत है, पर्वत के ऊपर आप अगर जाते हैं फिर नीचे अगर कोई ऐसी खाई रहती है जहाँ पे खाई रहती जहाँ पे पूरा जंगल वंगल रहता है जिसको खाई बोला जाता है, उसी प्रकार से समुद्र के अंदर की जो भूमि होती है उसके अंदर भी जो है खाई पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं हम सागरीय खाई। ओके, तो इस प्रकार से आप जैसे देखेंगे कि ये पर्वत क्षेत्र हो गया भूभाग में, ये पठार होगा, ये तटीय क्षेत्र हो गए, समुद्री तट या समुद्री तल के पास जो होता है महाद्वीपीय मग्न तट से ही जो होता है। और एक चीज़ हमारा जो होता है कभी भी आप देखेंगे समुद्र की जो सतह होती है वो कभी भी दो महाद्वीपों मतलब इस साइड भी महाद्वीप पाए जाता है और समुद्र के उस साइड भी जो है महाद्वीप पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद जो है जिसे ढाल कहा महाद्वीपीय ढाल हो गया, सागरीय पठार हो गया जो पानी के अंदर है, और यहाँ पे आ गया द्वीपीय हो गया, यहाँ पे द्वीप आ गया जो पानी की जो सब भूमि है जलमग्न जो भूमि है वो जो है सागर में ही जो वो जो भूमि होती है पानी की सतह से ऊपर रहता है, इसलिए उसे द्वीप कहा जाता है। और सागरीय खाई जो होती है वो भी जो होता है सागरीय भूपटल के अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार से होता है। और दूसरी विशेष बात यह है कि ये जो हमारी आकृतियाँ हैं, ओके, ये किस प्रकार से नापी, जैसे सागरीय जो महाद्वीपीय मग्न तट जो पाया जाता है, जो महाद्वीपीय मग्न तट है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है किस प्रकार से ये जो निकटवर्ती मतलब ये जो है महाद्वीपीय तट पर निकटवर्तीय भूभाग पर पानी में डूबा होता है। ठीक है, अब इसमें जो कहा जा सकता है कि यह जो होता है सबसे उथला होता है और जो होते हैं बहुत ही मंद, मतलब इसमें जो है बहुत ही कम ढलान होता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें जो ढलान कम है, लेकिन जैसे नीचे जाएगा इसलिए इसको महाद्वीपीय ढाल कहा गया। मतलब यहाँ पे ये जो द्वीप है इसमें कहा गया है कि ये पानी में जो भाग खाली पानी के भाग में डूबा होता है, लेकिन जो ढाल होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये सिर्फ मग्न तट माना गया है, इतना ढाल युक्त नहीं है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे है कि इसलिए जो इसे कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ठीक है, तो अब दूसरी इसमें एक बात ये आती है, ये जो महाद्वीपीय मग्न तट की जो गहराई होती है, ये जो महाद्वीपीय मग्न तट की जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई जो है लगभग जो है 200 मीटर की होती है। मतलब 200 मीटर तक की जो है इस महाद्वीपीय मग्न तट की जो है गहराई पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद आता है महाद्वीपीय ढाल। ओके, अब ये जो महाद्वीपीय ढाल होता है, ये महाद्वीपीय ढाल जो है महाद्वीपीय मग्न तट के
ठीक पहले देखेंगे आपकी, ये देखो समुद्री तट है, ये महाद्वीपीय यहाँ पे, इसके ठीक बाद ही देखेंगे कि ये महाद्वीपीय जो है यहाँ पे महाद्वीपीय ढाल पाया गया है। और ये महाद्वीपीय ढाल जो है सागर नितल के तीव्र ढाल और कम विस्तार वाले भाग होते हैं। मतलब ये कम विस्तार वाले, मतलब इसका जो विस्तार होता है, महाद्वीपीय ढाल का जो विस्तार होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ये जो होता अधिक जो है तीव्र ढाल, मतलब इसकी जो ढाल होती है बहुत तेज़ी से होती है, इसकी ढाल जो है काफ़ी तेज़ी से होती है। आपको इस आकृति में साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से इसकी जो है ढाल है। ओके, और इसकी जो है गहराई 200, जहाँ पे ये 200 मीटर जो हमारा महाद्वीपीय मैग्नेटाइट होता है, वहाँ से लेकर जहाँ पे 200 मीटर ख़त्म होता महाद्वीपीय ढाल का, वहाँ से लेकर 3600 मीटर तक की जो है महाद्वीपीय ढाल की जो है गहराई पाई जाती है। ठीक है, अब महाद्वीपीय ढाल की जो है निचली सीमा जो होती है, वहाँ महाद्वीप की सीमा जो है मानी जाती है, महाद्वीप की सीमा मानी गई है। जो निचला सीमा है इसे महाद्वीप का सीमा जो है माना जाता है। अब देखेंगे कि उसके बाद आता है हमारा सागरीय मैदान बोलो या पठार। ठीक है, अभी आता है सागरीय पठार के बारे में। तो ये जो सागरीय पठार होता है ये जो है महाद्वीप ढलान के इसके बाद आएगा, याद रखना, महाद्वीपीय ढाल जो है ढाल के बाद सागरीय पठार आता है। और सागरीय पठार ये जो है सागरीय नितल के बिस्तर जो है समतल भूमि का भाग है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये समतल भूमि है। ओके, इसमें कोई ढाल नहीं है, ये एक समतल भूमि पाई गई। जिस प्रकार से यहाँ पे पठार बोलो या आप बोलो मैदान बोलो, ये जो होता है इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसे हम मैदान भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे मैदान बोलो या पठार बोलो, दोनों बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये समतल पाया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन कर दिया कि सागरीय मैदान किसे कहते हैं, मतलब क्या महाद्वीपीय ढाल के बाद आने वाले सागरीय नितल के कहा जाता है समतल भाग को हम क्या कहते हैं, सागरीय मैदान या पठार कहते हैं। और यह जो होता है मैदान पर पर्वत, पठार आदि भू आकृतियाँ, यहाँ पे इस पे जो है जैसे कि पर्वत पाई जाती है, कोई पठार की जो आकृतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, अब उसके बाद जैसे कि आपको बताया गया है कि आता है हमारा द्वीप। द्वीप क्या है, द्वीप जो है जलमग्न जो पर्वत श्रेणियों के शिखरों के जो कुछ भाग जो है कहीं कहीं पर जो है मैंने जैसे बताया कि सागरी भाग की जो सतह होती, जो पानी की सतह होती है, उसके जो है भाग पर दिखाई देते हैं। इन भागों को हम क्या कहते हैं, सागरीय द्वीप कहते हैं। मतलब जैसे कि आपने अभी कौन कौन से द्वीप आप जैसे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसमें उसको मतलब अंडमान निकोबार कहाँ पे, वो आखिर सागर के अंदर ही है ना, वो आखिर पानी के अंदर ही है, पानी के भूमि का ही जो भाग है जो पानी की सतह से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उसे क्या कहा गया, द्वीप कहा गया है। ओके, तो द्वीप ही नहीं कहते जो समुद्र के अंदर पाए जाए, मतलब सागर के अंदर पाए जाए, महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। और जो वो पानी की उसकी जो भूमि होती है पानी की सतह से ऊपर होती है, इसलिए उसको द्वीप कहा गया है, क्योंकि वो पानी की सतह से वो भूमि दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन वो पानी के अंतर्गत की जो है अंदर की जो भूमि है, इसलिए जो इसे कहा गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा द्वीप। अब उसके बाद आता है सागरीय खाई। ओके, अभी जो सागरीय खाई है यह जो कहा गया ये कम गहरी होती है। और कभी कभी देखेंगे कि यह आकृतियों को क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो खाई होती है कभी अधिक गहरी भी होती है और ज़्यादा मतलब गहरी मतलब ज़्यादा डीप में भी जाती है, और कहीं पे जो है कम भी पाई जाती है। लेकिन खाई उसी को कहा जाए जो अधिक गहरी और लंबी होती है, सॉरी जो कम गहरी होगी और अधिक गहराई पाई जाएगी उसे हम खाई कहते हैं। और जो होता है ये कहा गया है कि ये जो है सदृष्ट होता है, विवर सदृष्ट भू आकृतियों का जो है खाई कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से, और सागरीय गर्त भी होते हैं जिसे सागरीय गर्त कहा जाता है, वो भी होते। और ये सागरीय गर्त जो होते हैं इसकी जो गहराई अधिक होती है किसकी तुलना में, सागरीय खाई की तुलना में। ठीक है, और लंबाई भी जो है फैली होती, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई होती है और जो होती है इसलिए उसे जो है हम लोग इसलिए सागरीय गर्त भी उसे कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो होता हमारी जो है सागरीय नितल की जो है संरचना होती है, और इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारी भू आकृतियों की जो है संरचना होती है। तो चलिए इस पाठ को जो हम लोग
ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मीटर। ये जो ऊपर वाला आपको रेड वाला दिखाई दिया जो भूमि को किस प्रकार से हम नापते हैं, ठीक है, ये हमें बता रहे किस प्रकार से हम जो है भूमि को जो है सागरीय भूमि को नापते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि धरातल की जो भू आकृतियाँ होती है, जो इनका जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये जो धरातल की जो भू आकृतियाँ हैं, ओके, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई मीटर में, किस प्रकार से मीटर में, जैसे कि आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपको 500, 1000, 15, 2000, 2500, 3000, नीचे देखो 5, 1000, 15, 200, 2000 दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो ब्लू वाली है ये जो है सागरीय जो है भूमि को नापने का जो है ये आधार है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये भू आकृति मतलब धरातल की भूमि को जो है नापने का जो है फार्मूला है। तो जिस प्रकार से आपको देखा जाएगा, अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे कि सागरीय भूमि जो होती है मतलब जो हमारी धरातल की भूमि को किस प्रकार से नापा जाता है, वो किस प्रकार से इसे पर्वत कहा गया, किस प्रकार से इसे पठार मान लिया गया, इसे मैदान मतलब पठार या मैदान इसे की तटीय क्षेत्र माना गया है, और किस प्रकार से समुद्र के अंदर की जो भूमि को जो है नामांकित किया गया है। मतलब ये जो कहा कहने का मतलब किस प्रकार से इन सभी भूमि के जो आकार है उनको जो है नाम दिया गया है, वो किस प्रकार से नापा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है समुद्रीय तल, जो हमारा समुद्री तट होता है, समुद्री तट के जो होता है, समुद्री तट की सतह जो होती है, ये जो सतह है समुद्री तट की सतह से जो ऊंचा होता है, मतलब ये जो ऊंचाई वाला भाग होता है, मतलब ऊंचाई वाले और आकार के आधार पर मतलब समुद्री तट से जो होती है भू आकृतियों का जो है नामकरण किया जाता है। ये जो समुद्री तट के ऊपर से जब हम धरातल की भू आकृतियों का नापन करेंगे तब उसी के आधार पर जो ऊंचाई है उसके आधार पर जो है हम लोग करते हैं। और समुद्री तल के, ठीक है, ये कहा मैंने आपको बोला नामकरण किस प्रकार से इसका जो किस प्रकार से इसको नामांकित किया जाता है, समुद्र तट से उसकी ऊंचाई और आकार को सही यहाँ से लेकर उसकी ऊंचाई कितनी आकार कितना है उसके अनुसार जो है इसे नापा जाता है। और ठीक उल्टा इसका ठीक उल्टा जो है समुद्री तल का जो है पानी के नीचे की जो भू आकृतियाँ होती है उनकी जो होती है किस प्रकार, समुद्री जो सतह होती है उसकी गहराई मतलब उसकी जो गहराई होती है समुद्री तल के नीचे के बाद जो आती है उसकी गहराई और आकार के आधार पर किया जाता है। उसकी गहराई कितनी है, उसके आकार क्या है, उसके आधार पर इसका जो है नामकरण किया जाता है, ये होता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा लेसन को हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, बस इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, फिर भी हमें पढ़ेगा थोड़ा सा। ओके, चलो बताओ, महाद्वीपीय एवं महासागर क्रमशः स्थल मंडल एवं जल मंडल के भाग है। हाँ, महाद्वीपीय एवं महासागर ये जो है किसके, स्थल मंडल के जो है जल मंडल के भाग हैं, सही। उसके बाद आता है महाद्वीप एवं महासागर प्लेटो यानी भूपट्टों पर अवस्थित है। यस, भाटे के समय सागर के पानी का स्तर कम हो जाता है, इसलिए तट से लगी पानी के नीचे की भूमि दिखाई पड़ती है। हाँ, ठीक है, सागर में स्थित चट्टानों से टकराने से जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हाँ, क्योंकि सागर में जब कोई जो जहाज होता है जब वो चट्टानों से टकराती है तब जाके वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखेंगे, यदि उपरोक्त बिंदु सही हैं तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पृथ्वी की सतह पानी और भूमि द्वारा व्याप्त है। हाँ, पृथ्वी की जो सतह है वो पानी और भूमि के द्वारा दोनों में ही विलीन है। महासागर के नितल में भूमि है। यस, सही है ना, राइट है ये। हाँ, ओके, क्योंकि ये विकल्प ये सही है। ओके, पानी भले ही समान स्तर पर दिखाई देता पर महासागर के नितल की भूमि असमान है। सही है, क्योंकि ये क्यों है, कौन सा विकल्प जो है सही बिंदु कौन सा है वो बताना। ये सही है क्योंकि पानी भले ही समान स्तर पे लेकिन जो है क्या है, ये सागर के अंदर की जो भूमि है वो असमान पाई जाती है। पानी एवं भूमि का स्तर असमान, हाँ बरोबर, पानी का और भूमि का स्तर असमान है। ठीक है, तुम्हारे
चुने हुए विकल्प की चर्चा कक्षा में करो, अध्यापक से जानो कि कौन कौन सा विकल्प सही है। सारे विकल्प जो है सही है। उसके बाद देखेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण की। यह तो हम जानते हैं कि धरातल पर भूमि एवं जल का जो है वितरण असमान है। मैंने आपको जैसे बताया है ना, इसमें भी वही आया था, असमान है पानी एवं भूमि का स्तर असमान है, सही है कि भूमि और उसका जो है वितरण जो है असमान है। भूमि और पानी का दोनों में समानता नहीं है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह का 71% में 71% भाग जो जल से व्याप्त है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ व्याप्त है, ओके। पर जल के नीचे भी भूमि है, आपको मैंने बताया जल के नीचे भी भूमि है, किंतु पानी की सतह इसका स्तर समान नहीं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पानी की सतह भले ही समान है, मगर पानी की जो होता है जलमग्न जो भूमि होती है उसके नीचे की जो भूमि होती है उसकी जो है वो जो होती है एक समान नहीं रहती है, ठीक है। उसमें भिन्नता पाई जाती, जैसे हम लोगों ने आकृति में देखा। धरातल पर दिखने वाली असमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण हम अनेक भू आकृतियों में करते हैं। ऐसे ही वर्गीकरण हम जलमग्न भूमि का भी करते। जैसे मैंने आपको इस आकृति के द्वारा बताया कि धरातल की भूमि का जो है हम वर्गीकरण उनकी जो ऊंचाई होती, जो आकृतियाँ होती हैं उनके अनुसार उसका नामकरण करते। जिस प्रकार से मैंने नाम, उसी तरीके से जलमग्न जो भूमि होती है उनका भी जो नामकरण हम जो है उस भूमि की जो है आकार के अनुसार करते हैं, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ प्रश्न किए गए हैं, ओके। जैसे कि आपको मैंने बोला कि भूमि पर आपको कुछ आंसर देना है कि आकृति 4.1 में नीचे दी गई भूमि आकृतियों को शीर्षक देने का प्रयास करो। तो जैसे मैंने आपको बताया है 4.1 की जो आकृति हम लोगों ने पहले, मैंने आपको इस लेसन को स्टार्ट होने से पहले मैंने उसका नामकरण किया है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, ओके। उसके बाद देखेंगे भूमि पर स्थित भू आकृतियों को शीर्षक देते समय कौन कौन से मापदंडों का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया कौन से मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जो तट होता है वहाँ से जो उसका ऊंचा मतलब ऊंचाई, उसके समुद्री सतह से उसकी ऊंचाई और जो उसके आकार के आधार पर जो है जो भू आकृतियाँ होती हैं, धरातल की जो भू आकृतियाँ होती है उसको जो है हम लोग शीर्षक देते हैं। उसी के आधार पर जिस प्रकार से उसकी ऊंचाई होगी, उसका आकार होता है, उसके आधार पर जो है हम लोग उसको नाम देते हैं, ओके। कॉपी में लिखो कि जल से नीचे स्थित भू आकृतियों के लिए कौन से मापदंडों का प्रयोग जो है उपयोग किया जाता है। कौन से मापदंडों का, जो समुद्री तट से जो है सतह से उसकी गहराई और उसके आकार, मतलब क्या है, उसकी गहराई और आकार के आधार पर जो होता है जल के नीचे की जो भू आकृतियाँ होती है उसका नामकरण किया जाता है। और जो होता है भूपटल के भू पर जो स्थित जो भूमि होती है, भू आकृतियाँ होती है, उसका निश्चय किस प्रकार से किया जाता है कि उसकी ऊंचाई और आकार के अनुसार। उसकी ऊंचाई क्या है, उसके आकार के अनुसार। इधर पे जो उसकी गहराई है उसके आकार के अनुसार, ओके। ये हमारा आंसर है, ओके। इसका आंसर हो गया। अभी आएगा हमारा महासागर के नितल की संरचना। जैसे मैंने आपको बताया है बस वही चीज़ है, बस यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको ऑलरेडी पूरा जो है एक्सप्लेन कर दिया पूरा लेसन, ओके। फिर भी हमें पढ़ना ही है, ठीक है। महासागर के नितल की संरचना किस पर। जलमग्न भूमि की संरचना को सागरीय नितल की संरचना के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सागर के जलमग्न भूमि की जो संरचना को ही हम लोग सागरीय नितल की संरचना कहते हैं। समुद्र तल से गहराई के आधार पर एवं वहाँ की भूमि के आकार के अनुसार सागरीय नितल की संरचना निश्चित की जाती है। जैसे कि आपको मैंने ये वाली आकृति है जो इसका आंसर है ना, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ओके। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, ओके। कि अब उसके बाद महासागर के औसत गहराई करीब 3600 है, ठीक है। 700 है, ठीक है, 3700 है, ओके। ये इसकी जो है महासागर की जो है गहराई पाई जाती है। उसके बाद ये है महासागर का नितल भी पृथ्वी की तरह ऊंचा नीचा है। जलमग्न भूमि आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है। विभिन्न सागरों के नितलों की जो रचना भिन्न है। इन संरचना के कुछ प्रमुख प्रकारों एवं
साधारण क्रम हम देखेंगे। समुद्री तट से जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जलमग्न भूमि संरचना में परिवर्तन होते जाते हैं। आकृति 4.2 एवं आगे दी गई स्पष्टीकरण का एकत्रित अध्ययन करेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो सागरीय नितल की संरचना वो किस प्रकार से, कि सागरीय जो नितल है हमारा, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी सागरीय नितल हम किसे कहते हैं, कि जो जलमग्न भूमि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सागरीय नितल की संरचना कहते हैं। और इसकी जो होती है जो भू आकृतियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो जो होता है समुद्र की जो तट होती है उसकी गहराई के आधार पर जो होता है वहाँ की जो भूमि होती है समुद्री तल के अंदर की, उसकी आकृतियों उसके आकार के अनुसार जो है उसको जो है उनके नाम जो है निश्चित किए गए हैं। और इसकी गहराई जो होती है 360 जो 3700 किमी होती है। महासागर का जो नितल वो पृथ्वी की जो नितल है वो पृथ्वी की सतह से जब नीचे जाते हैं, मतलब नितल जो है पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं और जो होता है जलमग्न भूमि की आकृतियाँ जो है को मिलकर जो है सागरीय नितल की संरचना बनती है। और जो होता है कहा गया है कि इसमें जो होता है इसकी जो होती है समुद्री तट में जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे होती जलमग्न जो भूमि की जो संरचना होती है उसमें जो होते परिवर्तन होते जाते हैं। यही इसके अंदर बताया गया है कि जो सागरीय नितल की संरचना किस प्रकार से हुई है। अगर आपको भौगोलिक कारण पूछा गया कि सागरीय नितल की संरचना को स्पष्ट कीजिए, या फिर आपको पूछा गया कि सागरीय संरचना ओके महाद्वीपीय मैग्नेटिक की अगर आपको कि पूछा सागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयुक्त है, अगर ये भी पूछ भी सकता है या सागरीय नितल की संरचना किस प्रकार से हुई, आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप जो है इसमें से आंसर लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट भी क्लास में हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय मैग्नेटिक किसे कहते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा सागरीय नितल किसे, महाद्वीपीय मैग्नेटिक किसे कहते हैं, उसके बाद देखें महाद्वीपीय ढाल देखेंगे, फिर सागरीय मैदान देखेंगे। आगे जो हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज का जो हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय और धन्यवाद।